हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर दूंगा जो मैंने सीखा है इंटरव्यू देते समय। जो यूपीएससी का इंटरव्यू होता है वो सिविल सर्विसेज और इंजीनियरिंग सर्विसेज दोनों में कुछ ना कुछ पॉइंट आपके काम आ जाएगा। मैं जो दिया था वो इंजीनियरिंग सर्विसेज का दिया था। उससे जो मैंने सीखा है, जो मैं पॉइंट्स ध्यान में रख के गया था इंटरव्यू देने, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। जब आप अपने टाइम पे देंगे, कभी ज़िंदगी में मौका मिला इंटरव्यू देने का तो देंगे तो केयरफुली दें, है ना। तो स्टार्ट करता हूँ। जो पहला पॉइंट है जो आप ध्यान में रखेंगे कि इंटरव्यू ऐसा है ना कि मे नॉट भी आप वहाँ तक पहुँचे, में ऐसा भी हो सकता है पहुँचे तो बार बार पहुँचे, है ना। तो अगर आपके मल्टीपल अटैम्प्ट्स हो रहे हैं और 2-3 बार पहुँचे हैं तो वेल एंड गुड है। पर ये पॉइंट मेरा ये है कि अगर आप पहली बार इंटरव्यू दे रहे, मेक श्योर कि वो वर्थ इट रहे, उसी में हो जाए। ज़्यादा बार बार आपको देने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। ज़िंदगी में एक बार दे रहे हैं समझ के, ऐसा टाइप का मैंने दिया था। मेरे को मौका मिला तो मैं सोचा कि भाई वंस इन लाइफ टाइम टाइप की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। एक ही इंटरव्यू दिया था मैंने, तो मैं सोचा ढंग से देता हूँ, जितना हो सके अपने तरफ से कर सकते हैं। बाकी वहाँ जो पूछेंगे उस पर आप मतलब सोच नहीं सकते, एकदम अनप्रिडिक्टेबल रहेगा, अनसर्टेनिटी रहेगी, कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक है, ये भी ना पूछें आपसे कि फ़ेवरेट सब्जेक्ट क्या है, ऐसा टाइप का। उनको जो लगेगा वो जिस फील्ड से होंगे उसी से वो उठा के पूछ देंगे, है ना। तो ऐसा हो सकता है, इसीलिए थोड़ा ऐसा रखें कि एक बार पहला बार भी अगर दे रहे हैं तो मेक श्योर कि आप थ्रू कर जाएं, आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि वही फेज़ के लिए वापस से तैयारी करना बहुत पेनफुल रहता है कि इंटरव्यू में हार गए, फिर आप फिर से प्रिपेयर कर रहे हैं, फिर इंटरव्यू तक जा रहे हैं, ऐसा मतलब बहुत पेनफुल होता है वो। तो मेरे को लगता है पहली बार में ही आप थ्रू कर जाइए, है ना। तो पहला पॉइंट मेरा ये है, ऐसा ऐसा मैं सोचता हूँ, बाकी आपकी जैसी थिंकिंग रहे। दूसरा पॉइंट ये है कि इमोशनल, रिलीजियस या पॉलिटिकल टाइप की जो कन्वर्सेशन है उस पर इन्वॉल्व ना हो तो बेटर है। अगर हो भी रहे हैं तो बहुत केयरफुली वर्ड्स को चूज़ करके आप बोलिए वहाँ पे। अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसा हो गया, मान लीजिए जैसे रिलीजियस वाले में हो गया, आपके रिलीजियस सेंटिमेंट्स अलग हैं, उनके अलग हैं, सामने पैनल में मेंबर में कोई है और आपके बीच क्लैश आ गया कुछ, तो जो है ना इंटरव्यू दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा और वो एक रादर देन इंटरव्यू वो एक डिबेट टाइप का, आर्गुमेंट टाइप का मोड ले लेता है। तो उससे बचने की कोशिश करना है आपको। जो भी अगर लेवल पे रिलीजियस या फिर पॉलिटिकल लेवल पे कॉन्वर्सेशन हो रही है उसमें सोच समझ के आंसर करें। ऐसा ना हो कि सामने वाले को ऑफेंसिव लगे या फिर इन जनरल ऑफेंसिव स्टेटमेंट रहे, ऐसा ना हो। इमोशनल की बात रही जहाँ तक, तो ऐसा मत वहाँ जाके करना कि आप अपने दुखड़ा रोने लग गए कि ज़िंदगी में मेरे बहुत स्ट्रगल था। सबके जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हैं ऐसे, लेकिन वो जगह सही नहीं है कि आप वहाँ जाके ऐसी चीज़ें व्यक्त करें। अपनी पर्सनल लाइफ बताने लग गए, रिक्शा खींच खींच के मेरे माता पिता ने मुझे बड़ा किया है, मेरी बहन है जिसका शादी करना बाकी है, और ये सब चीज़ें आप वहाँ अवॉइड करें। ठीक है, पर्सनल लाइफ ऐसे प्रोफेशनल वे में नहीं व्यक्त की जाती, मुझे ऐसा लगता है। तो सेंसिबल रहें, अगर वहाँ से क्वेश्चन आता है तो उसको भी सेंसिबली हैंडल करें, ना कि मतलब रोने धोने वाले मोड में चले गए, एकदम इमोशनल हो गए आप। तो ये पॉइंट से मेरा मतलब ये था, तो ध्यान रखिएगा। 30 मिनट्स का ही ड्यूरेशन रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है मेरा ये है, 30 मिनट्स का ही ड्यूरेशन रहता है। एक्सटेंड करेंगे 35 तक जाएंगे, मिनिमम वो 20 मिनट्स रहेंगे। अब ये चीज़ को आप दिमाग में रखिए, वहाँ पर आपका दुखड़ा सुनने के लिए तो है नहीं कोई, तो आप जितना हो सके अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ अपने स्ट्रेंथ के साइड में डिस्कशन रहे आपके, वो बेटर रहता है। तो हर चीज़ बार बार अपने दिमाग में ये क्लिक करते रहिए कि जहाँ भी डायरेक्शन चेंज हो रही है अगर इंटरव्यू की, तो उसको वापस अपने जोन में लाने की कोशिश करना, अपनी स्ट्रेंथ्स के साइड में। क्योंकि 30 मिनट्स ही हैं, 35 मिनट्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा, अगर वो वेस्ट हो गए तो फिर अटैम्प्ट देना पड़ेगा और मतलब पेन है, मतलब समझ के चलिए, है ना। तो मेक श्योर वो 30 मिनट जो वहाँ जाएँ आप अच्छे से यूटिलाइज़ करें। ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं, पर एक बार मैं आपको पॉइंट्स बता दूंगा ना तो आपके दिमाग में रहेगा। जब भी आप इंटरव्यू मॉक्स वगैरह दें ऐसे कोई भी, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रख के दें, है ना। मॉक इंटरव्यूज़ से बात आई, या ध्यान है कि मॉक इंटरव्यूज़ दीजिए, जितने हो सके उतने दीजिए। अगर आपको एकदम ही प्यारा है एक ही अटैम्प्ट में कैसे भी करना है, 3-4 दे दीजिए, जितने भी हो सके, जहाँ जितने भी इंस्टीट्यूट का ज्वाइन कर सकते हैं। और उससे अपने पॉजिटिव निकालने की कोशिश करिए कि वहाँ कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे आप अपने आप को।
है ना। मेन इंटरव्यू में जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर है, बोल पाने की क्षमता अच्छी रहेगी आपकी। फीडबैक को सीरियसली लीजिए, जो भी मॉक इंटरव्यू में दे रहे हैं आपको फीडबैक, है ना, तो उससे आपको बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। एकदम डायरेक्ट घुसना यूपीएससी इंटरव्यू में बहुत बड़ा मतलब ब्लफ एक हो जाएगा कि भाई होगा कि नहीं होगा, भगवान भरोसे ऐसा नहीं छोड़ना है उस, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी बहुत कम लोगों को मिलती है लाइफ में एकदम, और उसको आप अच्छे से दें, सीरियसली दें, उतना बेटर है मेरे को लगता है ना। तो मॉक इंटरव्यूज़ प्रैक्टिस के लिए जितना हो सके दें, उनके नंबर्स को सीरियसली ना लें, उनके फीडबैक को लें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपका मेन इंटरव्यू के दिन वही चीज़ें पूछ ले जो आपको मॉक्स में पूछे जा रहे हैं। हाँ, कुछ एक आधा मिल जाएंगे, पर कुछ ना कुछ ऐसे बॉम्ब क्वेश्चन रहते हैं जो मतलब आपका थोड़ा स्टेबिलिटी डगमगा जाएगी वहाँ पर, है ना। तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहें, अनसर्टेनिटी के लिए। फिर उसके बाद बुकिश लैंग्वेज नहीं बोलना है भाई। नेक्स्ट पॉइंट ही मेरा यही है। किताबें हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम उससे समझ सकें चीज़ें, ना कि उसको एज इट इज़ चिपका सके लाइन उसकी, है ना। मैं कॉलेज वगैरह में था जब, तो एज इट इज़ लाइन चिपकाता था, मुझे नहीं समझता था कि भाई उससे चीज़ें समझ नहीं रहती हैं और उसको उसको अप्लाई करनी रहती है। ये चीज़ें मुझे नहीं समझ में आती थी, बहुत लेट मेरे को समझ में आया। वो चीज़ें आप ना करें, वहाँ जाके एकदम डेफिनेशन ना बोलें, है ना। जितना हो सके शॉर्ट क्रिस्प पे एक लाइन में आप समझा सकें उसका मतलब क्या होता है, मतलब आपको डेफिनेशन का मतलब समझ में आना चाहिए, रादर कि लाइन टू लाइन आपने रट लिया है दिमाग में। वो आपको हेल्प नहीं करेगा लॉन्ग टर्म में, और कहीं भी नहीं हेल्प करेगा। मे बी आप सेमेस्टर एग्ज़ाम बचा लेंगे अपना, लेकिन फ्यूचर में दिक्कत आएगी आपको, है ना। तो मैंने मोड ऑफ़ कम्युनिकेशन हिंदी ही चूज़ किया था। एक पैनल मेंबर थे जो थोड़े साउथ इंडियन लग रहे थे, तो उनसे मैंने इंग्लिश में कम्युनिकेट किया था, लेकिन मैंने हर आंसर जो है वो बुकिश नहीं दी थी। जो मैंने समझा था दिमाग में मेरे, वही मैंने दिया था। आप इंटरव्यू वाला वीडियो देख लिए होगे, क्वेश्चंस जिसमें मैं बताया हूँ उसमें आंसर्स भी बताया हूँ मैं कि कैसे बताया है मैंने। तो मेरा सोचना ऐसा था कि सामने वाले को समझना चाहिए कि क्या बोल रहा हूँ मैं, और कितना मैं समझाऊँ वो मैं समझा पाऊँ सामने वाले को। ऐसा ना हो कि मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, वो पूछ रहे कुछ और हैं, आप आंसर जानते तो हैं लेकिन बता नहीं पा रहे हैं, वो सब चीज़ें ना हो, मेक श्योर। फिर उसके बाद जो डैफ वगैरह भरते हैं, आपका सर्विस प्रेफरेंस और जहाँ से आप रहे हैं, जहाँ पर रहें, नेटिव प्लेस वगैरह, वो सब चीज़ें, और एक्स्ट्रा करिकुलर वगैरह, ये सब चीज़ें प्रिपेयर करके जाएं इस पे, है ना। ऐसी चीज़ें ही लिखें जो जिसको आप डिफेंड कर सकते हैं वहाँ जाके, जिसके बारे में आप कुछ जानते हो, भले आपको करना आता हो या ना आता हो। जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर में कुछ आता हो, हॉबीज़ में कुछ आती है आपको चीज़ें, मान लीजिए आप बुक रीडिंग करते हैं लेकिन बुक्स ही नहीं पढ़े हैं कभी, बस ऐसे ही बोलने के लिए, लिखने के लिए लिख दिया आपने, तो वहाँ दिक्कत आ जाएगी। वो पूछ देंगे ऐसे टाइप का क्वेश्चन, 5 इंडियन ऑथर के नाम बताइए बहुत अच्छे जो फेमस हैं, उनकी बुक्स के बारे में बताइए, इंटरनेशनल ऑथर के बारे में बताइए, आपका क्या जॉनर पढ़ते हैं, आप कौन सी जॉनर पढ़ते हैं, क्या पसंद आता है आपको, क्या आप प्रिफ़र करते हैं ऑनलाइन रीडिंग बुक वाली, ऐसे ऐसी चीज़ें क्वेश्चन एक्सपेक्ट करिए, है ना। तो हॉबी लिखने का मतलब ही यही है कि आप उनको विंडो दे रहे हैं कि आप मेरे को यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। तो मैंने भी ऐसे ही प्रिपेयर किया था। मैं ये पॉइंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार पहली बार लिखते हुए समय ना डेफ आदमी ध्यान नहीं देता है ढंग से, मतलब नहीं लिखते हैं, और उस चीज़ में फंस जाता है आदमी। अब वो देखेंगे कि सोच समझ के अगर डेफ लिखा है आपने तो वो समझ जाएंगे, और फिर आपसे कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे रादर की डेफ में घुसने के बजाय, है ना। तो ऐसा भी होता है। तो देख समझ के अपना डेफ भरें, उसमें जो जो एक एक लाइन भी लिख रहे हैं और कहाँ कहाँ आप रहे हैं, वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जहाँ भी रहे हों, जो नेटिव प्लेस है आपकी, जहाँ आपके जन्म हुए हैं, वो जगह पे कोई नेशनल पार्क है या कोई नदी वगैरह है और कुछ डैम्स हैं, या तो फिर कुछ कुछ मतलब नेशनल टाइप का जो अट्रैक्शन है, वो चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए, उसके बारे में पता रहना चाहिए। आपका शहर किस वजह से मशहूर है मान लीजिए एमपी में भोपाल आता है, तो भोपाल गैस ट्रेजिडी के बारे में पता रहना चाहिए, क्या उसमें क्या दिक्कतें की वजह से वो हुआ था। फिर उसके बाद जैसे सीरीज़ वगैरह भी बनी है अभी रेलवे मैन, उस पर उसके बारे में पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद कौन सा अरे वो क्या तो कंपोनेंट है जिसकी वजह से मतलब इतनी सारी दिक्कत आई थी, वो मतलब भी इन्फेक्शन फैला था पूरे भोपाल में, वो कौन सा कंपोनेंट था, वो पूछ सकते हैं। ऐसी चीज़ें मतलब एक्सपेक्ट करिए। तो इसलिए नेटिव प्लेस इंपॉर्टेंट भी है। और अगर मान लीजिए आप कहीं सर्विस कर रहे हैं तो उस जगह के भी बारे में पढ़ के जाइए मेरे से जैसे पूछा गया था नेटिव प्लेस के बारे में भी, और जहाँ मैं सर्विस कर रहा हूँ वहाँ से भी।
इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा, जितने कम जगह आप बताएंगे उतना बेहतर है, क्योंकि उतना कम प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब इस पे डैफ में ये भी बताना होता है कि माता पिता कहाँ काम काम कर रहे हैं, कहाँ से हैं वो, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये सब चीज़ें भी कवर आप करके जाएँ, है ना। तो जितना कम प्लेसेस आप रखेंगे उतना कम उसके बारे में प्रिपेयर करना पड़ेगा। फिर हॉबी है, सर्विस प्रेफरेंस के बारे में ध्यान रखिए, उसके बारे में पढ़ना है। सर्विस प्रेफरेंस किस ऑर्डर में आप जमा रहे हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है, आप क्या सोच के उसको लिखें। ऐवे ही मत लिख दीजिए कि 4 लोगों ने ऐसा किया है इसलिए मैं वो सर्विस प्रेफरेंस रखा हूँ। मैं अपना सर्विस प्रेफरेंस बता दूंगा आपको नेक्स्ट, जब टैफ का भी मैं शेयर करूँगा आप लोगों से। लेकिन उसके पीछे, सर्विस लिखने के पीछे आप उसके पीछे का रीज़न अपना खुद का बनाएं। सर हर सर्विस के बारे में पता करें, क्या होते हैं प्रोज कॉन्स, मुझे क्या पसंद आ रहा है, मैं किस लिए उसको ऊपर रख रहा हूँ, किस लिए नीचे रख रहा हूँ। ऐसी चीज़ें क्वेश्चन का आंसर करके आप सर्विस प्रेफरेंस डिसाइड करें। ठीक। नेक्स्ट जो है आपका अटायर, उतना मैटर तो नहीं करता है मेरे को लगता है। आपका अटायर फॉर्मल रहना चाहिए, कैजुअल नहीं रहना चाहिए जितना हो सके। और फॉर्मल रखिए और थोड़ा मतलब ऐसा लगे कि आप कंफर्टेबल हैं, बस ऐसा फील आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कुछ चीज़ें ऐसी दिखाने के लिए पहन लिए, जैसे टाई वगैरह में आप कंफर्टेबल नहीं है लेकिन पहली बार पहन रहे हैं तो नहीं संभाल पा रहे हैं, ऐसा होता है ना। कई सारे लेडीज़ लोगों के में भी केसेस में ऐसा होता है कि वो सूट के आदी हैं, जीन्स के आदी हैं, लेकिन साड़ी अचानक से इंटरव्यू में कैरी करना उनको मुश्किल हो रहा है, को दिख जाएगा। कोई लेडी मेंबर होगी पैनल में, वो देख लेंगी कि ये तो पहली बार साड़ी पहनी है करके है ना, कैरी नहीं कर पा रहे हो आप। वैसे ही जेंट्स के केस में देखोगे, आप शर्ट पैंट पहनने के आदी हो आप और सूट और टाई लेके लगा के चल दिए, वो अनकम्फर्टनेस फील हो जाती है, दिख जाएगा उनको कि आप कंफर्टेबल नहीं है वो ब्लेज़र और टाई में, है ना। हाँ, फिर उसके बाद कोई लो पुअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हैं लेकिन आपने ऐसा कुछ पहन रखा है जो भाई एकदम हाई फाई दिख रहा है ना। कोई बहुत बड़ी एकदम आपने केसियो की 40-50 हज़ार वाली घड़ी पहन के चले गए हैं, लेकिन आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड बहुत पुअर है, तो वो मैच नहीं करता है सही से, है ना। वैसे तो अंदर आपके अलाउ नहीं रहेगा, घड़ी वगैरह सब उतार लेते हैं, पर कोई भी ऐसी एसेसरी ना पहने जो आपके प्रोफाइल को कॉन्ट्राडिक्ट करे, है ना। ऐसा मतलब ठीक नहीं लगता है, तो वो चीज़ें भी ध्यान रखें। अटायर में ही आता है ये। फिर उसके बाद प्रेफरेंस वगैरह बता दिया। हाँ, सीनियरिटी का ध्यान रखें, जितना जल्दी आप सर्विस में घुस जाएंगे उतना बेहतर है आपके लिए, क्योंकि आपका लंबा कैरियर रहेगा उससे, है ना। ज़्यादा दूर तक, ज़्यादा मतलब ज़्यादा ऊपर की पोजीशन तक आप जाने के काबिल हो जाएंगे, है ना। तो जितना अर्ली आप निकाल सकें उतना बेहतर है। बेटर यही है कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही हो जाए कैसे तो भी, लेकिन बहुत मुश्किल रहता है, मैं समझता हूँ। कोशिश करिएगा, लेकिन जितना जल्दी हो सके उतना करिए, क्योंकि आपकी सीनियरिटी बनी रहेगी, आपकी मतलब रैंक भी अच्छी रहे तो बेटर है, क्योंकि उसी हिसाब से आपकी प्रमोशन होते रहेगी ज़िंदगी भर। तो इसीलिए जितना हो सके अच्छी रैंक लाने की कोशिश करिए। नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एटलीस्ट सिलेक्शन तो होना चाहिए, वही बड़ी बात है। लेकिन उसमें भी सेलेक्ट हो रहे हैं अगर, तो जितनी अच्छी रैंक हो सके उतनी अच्छी रहिए, क्योंकि वो ज़िंदगी भर आपको काम आएगी। उसी हिसाब से आपका प्रमोशन होगा, हमेशा ऊपर रहेंगे आप। तो ये चीज़ें बाद में फील आती है जब आप सर्विस में घुस जाओगे। कम वैकेंसी आएगी प्रमोशन में तो फिर दिक्कत होगी ना आपको, फिर बाद में 1 साल और वेट करना पड़ रहा है आपको, ऐसी वाली सिनेरियो आती है। तो ये चीज़ के बारे में ध्यान रखें और जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाएं। प्रेफरेंस का बताया मैं आप लोग को, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है ये भी बताया मैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट लास्ट मैं बोलूँगा कि अनसर्टिनिटी के लिए बहुत आप रेडी रहें। किसी न किसी एक मतलब फेज़ में, प्री मेंस या फिर इंटरव्यू, कहीं ना कहीं आपको ऐसी अनसर्टेनिटी मिलेगी कि एकदम ही विपरीत कुछ आ गया है जो जैसा आता नहीं है ना, प्रीवियस ईयर्स से। तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, आपका अपना दिमाग ट्रेन करके रखिए कि मैं ऐसी चीज़ों को हैंडल करने के ही लिए प्रिपेयर हो रहा हूँ। इंटरव्यू में भी ऐसा हो सकता है, आपसे कुछ भी पूछ देंगे, आपसे आपको ऑप्शन भी ना दें डिसाइड करने के लिए किस साइड से पूछें। मेंस आपको पता चला 2-3 बार से मेंस ऐसा जा रहा था अच्छा आपका, लेकिन इस बार ऐसा हो गया कि मेंस बिगड़ गया। ऐसा भी मैंने बहुत देखा है कि 20-20, 25-25 रैंक, 15-15, 10-10 रैंक वाले लोग भी फिर से अटैम्प्ट देते हैं, अपनी सर्विस प्रेफरेंस नहीं मिलती है उसके कारण, और फिर उसके बाद वो लिस्ट से ही बाहर हो जाते हैं। इतनी अनसर्टेनिटी रहती है। तो डजेंट मीन कि मैं अगर एक्सपीरियंस्ड हूँ बहुत ज़्यादा, 3 बार अटैम्प्ट दे चुका हूँ, तो डजेंट मीन कि 4th अटैम्प्ट में भी मेरा हो ही जाएगा। कई बार लोग फिर से लिखते हैं ना यूपीएससी का एग्ज़ाम कि मेरे को मेरी प्रेफरेंस मिल जाए, रैंक तो आई थी पर उतनी अच्छी नहीं आई थी कि मेरे को मेरी सर्विस प्रेफरेंस मिल जाए।
तो ऐसा भी हो जाता है कि अगले अटैम्प्ट में आप प्री भी ना निकले, है ना। ऐसी टाइप की अनसर्टेनिटी आती है इस एग्ज़ाम में। तो ऐसे कि में करना क्या है आपको, मेरे को लगता है ज़्यादा पुश करना पड़ता है आपको फिर, मतलब ज़्यादा विड्थ भी कवर करनी पड़ती है, डेप्थ भी कवर करनी पड़ती है सब्जेक्ट में। वो थोड़ी पेनफुल चीज़ है, लेकिन एक बार आपका थ्रू हो जाओगे ना, सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपको उतना सेटिस्फैक्शन भी आएगा। तो मैं बस एक टैकल करने का तरीका बता रहा हूँ, अनसर्टेनिटी कैसे टैकल करोगे आप वो बोल रहा हूँ। बाकी फ़िक्स है ये कि आपको कुछ ना कुछ अनसर्टेन मिलेगा ही। जैसे मेरे केस में इतनी वैकेंसी आती नहीं थी, 3-4 साल से आ नहीं रही थी, इस बार आ गई तो मेरा भी नंबर लग गया, ऐसा ऐसा समझ के चलिए, ऐसा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों के लिए मैं प्रिपेयर्ड था ही पहले से, मेरे को समझ में आ रहा था कि भाई यहाँ पे बहुत अनसर्टेनिटी रहती है, प्रिपेयर्ड रहो इसके लिए। तो आपको भी मैं वही कहूँगा, जैसा ज़्यादा दिल पे ना लें एकदम। देखे हो कि आप बहुत सालों तक लोग लगे रहते हैं, उसका यही रीज़न है, वो पकड़ ही नहीं पा रहे हैं कि अनसर्टेन है ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा। आपको बहुत ज़्यादा विड्थ कवर करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा डेप्थ कवर करनी पड़ेगी, अगर आपको एकदम श्योर होना है कि मेरे को चाहिए ही चाहिए, हो ही जाएगा, चाहे जैसा भी कुछ भी पूछ ले मेरे से। वैसा टाइप का सिनेरियो अगर क्रिएट कर पा रहे हैं तो आप थोड़ा श्योर साइड में रह सकते हैं, है ना। तो ये मेरी थिंकिंग है, मेरे को जो समझ में आया प्रिपरेशन के दौरान मैं आपको वही शेयर किया हूँ, इंटरव्यू में कैसे हैंडल करना है आपको। तो होपफुली आपको कुछ सीखने मिला होगा। आपको जो लगता है वो कमेंट में डाल सकते हैं। आपको अगर मेरा कोई पॉइंट इनवैलिड लगता है या फिर आपको कुछ लगता है एडिशन करने लायक, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, है ना। ये सोरली ये वीडियो मैं एजुकेशनल पर्पज़ से ही बना रहा हूँ, ताकि आप लोग कभी अपीयर करें तो अच्छे से दे पाएँ, ठीक है। मेरा तो मैं दे चुका हूँ, तो मेरे को तो अब ये चीज़ें उतनी काम नहीं आएंगी आपके, लेकिन काम आ सकती है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक